हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं। कल आप लोगों को लास्ट जाते जाते मैंने कूलाम्स लॉ पढ़ाया था और कूलाम्स लॉ का स्टेटमेंट आपको बता दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन विच इज एक्टिंग बिटवीन द टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them। और मैंने फॉर्मूला भी आपको याद करवाया था इसका, राइट। और मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को क्लियर होगा। ओके, चलो आ जाओ आगे। इधर देखते हैं हम लोग। यहां पर मैंने दो चार्ज बनाए हुए हैं, सभी को ये दो चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, Q1 और Q2 दिखाई दे रहे हैं सभी को ये चार्जेस। बोलो भैया, ये क्या है? स्टैटिक पॉइंट चार्जेस हैं। क्या है ये? स्टैटिक पॉइंट चार्जेस। और इनके बीच का डिस्टेंस R था। सही बोल रहा हूं ना मैं? कल ही आपने इसका फॉर्मूला अच्छे से याद कर लिया था। F इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोगों ने कल ही याद कर लिया था बेटा। किया था या नहीं किया था, पहले बताओ। तो बस ये फॉर्मूला जो है वो हमारे लिए चिट की तरह काम करता है और इसी से हम सारे काम करेंगे, राइट। क्लियर? अगर मुझे कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला याद है, पूरा आंसर मैं चिपका दूंगा। देखिए, तो कूलाम्स लॉ हमसे ये कहता है कि यहाँ पर दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स लगता है ना, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ रही है सभी को? बोलो भैया, सीन क्लियर है? दूसरा, ये फॉर्मूला मुझसे चीख चीख के इस बात को भी बोलता है कि F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। इक्वेशन नंबर 2। सीन क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। अगर यहां तक बात समझ में आ रही है तो अगली बात, कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशन। कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को मैं कंबाइन कर रहा हूं। अगर दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करूंगा तो मुझे क्या ऑब्टेन होगा? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सीन क्लियर है भैया? बोलो, कहोगे को परेशानी? चलूं आगे? ओके। प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट आता है, तो यहां पर जो कांस्टेंट आया है F इज इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो एप्सिलन है, इस एप्सिलन की वैल्यू होती है एप्सिलन इज इक्वल टू एप्सिलन नॉट K। क्लियर? ये एप्सिलन की वैल्यू होती है। ये फॉर्मूला आपको चैप्टर नंबर 2 में दिखाई देगा। जो लोग सुबह 9 से 10 वाले बैच में पढ़ते हैं उनको दिखाई देगा 1-2 दिन बाद, ठीक है ना। हो सकता है कल या परसों में दिखाई दे जाए और आप लोगों को 2 या 3 दिन बाद दिखाई देगा। 1 दिन का गैप है, राइट। दिखाई देगा आपको। तो एप्सिलन की जगह मैंने यहाँ पर एप्सिलन 0 K चिपका दिया, तो फाइनली ये बन जाएगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला आ गया कूलाम्स लॉ का। यही फॉर्मूला आपने लर्न किया था। ये जो फॉर्मूला है दैट इज इन SI सिस्टम। तो SI सिस्टम में आपने फोर्स निकाला है, तो SI सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को भैया? बोलो, किसी को कोई दिक्कत? अब सुनना ध्यान से, आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम है, आप लोग इसे पहली बार कर रहे हो, इसलिए ध्यान से सुन लें, है ना। ध्यान से सुन लेंगे सभी लोग, ठीक है। क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसलिए थोड़ा सा आपको लगेगा, बाकी का धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। ये फॉर्मूला हमारा जो है दैट इज इन SI सिस्टम। किसी ने बोला CGS सिस्टम में फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो दिमाग में उतार लें सब लोग। SI सिस्टम से CGS सिस्टम में जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो ये जो 1/4πε0 टर्म है ये हट जाता है। क्लियर? तो 1/4πε0 हट जाएगा तो केवल क्या बचेगा? F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन KR स्क्वायर। अब ये CGS सिस्टम में आपने फोर्स निकाला है। CGS सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है डाइन। कल मैंने आपको एक नोट में बताया था SI सिस्टम में फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और CGS सिस्टम में फोर्स का यूनिट डाइन होता है। भाषा समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है? फिर से बोल रहा हूं, आदत डालना धीरे धीरे आएगी, अपने आप आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। SI से CGS में जब भी कन्वर्ट करते हैं 4πε0 हटा देते हैं, तो 4πε0 हट गया तो यही तो बचा। क्लियर? K यहां पर क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता था, कल मैंने इसके बारे में जिक्र किया था आपसे, याद है ना। K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। इसकी वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। ओके, बात समझ में आ रही है सभी को? हाँ, अब सुनते जाना थोड़ी सी बातें। कल मैंने आपको यह भी बताया था कि एप्सिलन नॉट क्या होता है। एप्सिलन नॉट बोलते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं इसे? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। कल हम लोगों ने इसके बारे में भी जिक्र किया था, अगर आपको याद हो तो। परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। क्या वैल्यू थी इसकी, याद है? 8.86 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बिल्कुल घोट के पी जाना, ओटी वगैरह में खूब पूछी जाती है।
समझ में आ रही है बात? एप्सिलॉन जीरो को क्या बोलते हैं तो आपको बताना पड़ेगा परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू कितनी होती है तो आपको बताना पड़ेगा 8.86 इंटू 10⁻⁻12। इसकी यूनिट क्या होती है तो आपको बताना पड़ेगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आ रही है मेरी बात? सीन क्लियर है? बोलो। तो ये हमारा होता है कूलम्स लॉ। मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन जिन लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आता तो वो कुछ नहीं करना है, स्टेटमेंट लिख देना कूलम्स लॉ का, उसके बाद इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फिर दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया। किसी को ज़्यादा रामायण में यहाँ पर दिक्कत आ रही है तो इसके बाद सीधा डायरेक्ट ये वाला स्टेप चिपका देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कि काम करना और काम ढंग से करना दोनों में फ़र्क होता है, राइट। ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ के बाद डायरेक्ट यहाँ भी चिपका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है आप सभी को? क्लियर? अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सभी लोग, है ना। एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू फिक्स होती है। अब यहाँ पर कईयों बार मैं सवाल करूंगा, तो सवाल जब मैं करूंगा न्यूमेरिकल में करूंगा, तो ये जो 1/4 एप्सिलॉन जीरो टर्म आप देख रहे हो ना, इसकी वैल्यू फिक्स होती है और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। बिल्कुल घोट के पी जाना आप, क्लियर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, क्लियर, ओके। ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। आई कहां से है ये आपको बता दूं। 1 आप जानते ही हो, 4 आप जानते ही हो। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, जानते हो पाई की वैल्यू 3.14 होती है, या 22/7 भी लिख सकते हो। एप्सिलॉन नॉट ये वैल्यू फिक्स होती है ना। तो जब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी यहाँ रख दोगे और फिर इस पूरी कथा को जब आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ आएगा। समझ में आ रही है बात? जितनी भी जगह हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, मैं जगह जगह वैसे इतनी बार रखूंगा कि आपको वैसे ही याद हो जाएगा, पर बता रहा हूँ 1/4 एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। इसकी यूनिट पे थोड़ा ध्यान दो, इसकी उल्टी है। क्यों है उल्टी? क्योंकि देखो एप्सिलॉन जीरो की जब वैल्यू रखोगे 8.86 इंटू 10⁻⁻12 तो कूलम स्क्वायर तो यहाँ आएगा, लेकिन अपॉन का न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा ना, इसलिए ऐसी है। समझ में आई बात कि नहीं आई? सीन क्लियर है? तो ये आपको 1/4 एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू टकाटक याद होनी चाहिए। तो जितनी भी बातें बोली मैंने आपको समझ में आई। अब सुन लो ध्यान, एक बार पहले रीडिंग ले लो पूरी, फिर आगे की बात करूंगा। चलो पहले एक बार फटाफट रीडिंग ले लो फुर्ती में सब लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी बातें क्लियर है। अब आगे देखते हैं। मैंने अभी देखा कि एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो फिक्स होती है 8.86 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है भैया, सही बोलना। ये वैल्यू तो यार आपको याद ही करनी पड़ेगी, लेकिन बाई चांस अगर मान के चलो कई बार यूनिट पूछ लेता है और आप ये भूल चुके हो, ये आपको कंफ्यूजन हो रहा है, यार मेरे को तो समझ नहीं आ रही क्या करूं कैसे करूं, है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत ना है, आप इसे निकाल भी सकते हो। कैसे निकालेंगे देखें। ये काय की यूनिट है? एप्सिलॉन जीरो की यूनिट है ना, एप्सिलॉन जीरो की यूनिट है ना। चलो आ जाओ, एप्सिलॉन जीरो को इधर रख दिया और एफ को इधर ले आया, तो नजारा ऐसा हो जाएगा। क्या ये स्टेप समझ में आ गया? इसके बाद बोलो भैया, स्टेप समझ में आया या नहीं आया? गूंगे तोते नहीं चाहिए अपने को, उठा उठा के बाहर फेंकूंगा अभी। समझ में आया स्टेप? आया। 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता। 4 भी कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ये भी अपने आप में एक नंबर है, कांस्टेंट टर्म है, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती, राइट। ये सब खत्म हो गया। एफ फोर्स है, फोर्स को काय में नापते हैं? न्यूटन में नापते हैं, कल बताया था फोर्स को न्यूटन में नापते हैं, ठीक है। के को आप बोल रहे थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कांस्टेंट ये भी अपने आप में एक नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। आर को आप बोल रहे थे डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, और डिस्टेंस काय में नापी जाती है? मीटर में नापी जाती है ना। तो डिस्टेंस चूंकि मीटर में नापी जाती है तो मीटर, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर। Q1 चार्ज है, चार्ज की यूनिट बताई थी आपको, याद है चार्ज की यूनिट? ऐसा सिस्टम में कूलम है ना। तो Q1 चार्ज है, इसकी भी यूनिट कूलम। Q2 भी चार्ज है, इसकी यूनिट भी कूलम। कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, ये आ गई यूनिट। नहीं आई मेरी बात समझ में? तो अगर जैसे भूल भी जाओ तो कोई टेंशन नहीं है, निकाल सकते हैं अपन लोग, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? ओके, आगे बढ़ जाऊं। कूलम्स लॉ अटक गया हमारे दिमाग में? हाँ, ज्यादा किसी को स्ट्रेस हो रहा है तो ज्यादा बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो फॉर्मूला बस बता दिया मैं, जब जब पूछूं कूलम्स लॉ का फॉर्मूला, जो फॉर्मूला, ठीक है। F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जो लोग भी आज न्यू कमर्स जुड़े हुए हैं, जिनका आज पहला दिन है,
वीडियोस देख लेना आप लोग, वीडियो अपलोडेड है, मैं ग्रुप पे मैसेज सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है ना। तो सिस्टमेटिकली डे 1 डे 2 के हिसाब से वीडियो डली है, तो आप लोग देख लेना, तो पुरानी कहानी क्लियर हो जाएगी। समझ में आ रही बात? क्योंकि बीच में से आते हैं तो एकदम से दिक्कत आती है समझने में। इजाजत हो तो आगे बढ़ जाऊं। कूलाम्स लॉ से आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। कूलाम्स लॉ के बाद बेटा अब अगली बात जो आती है हमारे सामने, वो हमसे कह रहा है, कुछ नोट दे रहा है एक्चुअली, है ना। तो उन नोटों को हम लोग समझ लेते हैं, क्या नोट है वो। ये नोट में आपको कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, मैंने क्या बोला था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, अलग अलग मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स की वैल्यू अलग अलग होती है, जिसमें से कुछ एक मैं बता दूं मीडियम, जैसे एयर, क्या एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1। इंसुलेटर्स, जितने भी इंसुलेटर्स होते हैं ना, इंसुलेटर्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1। मेटल समझते हो ना, चांदी, तांबा, सोना, गोल्ड, है ना, ये सब क्या मेटल्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इन्फिनिटी। अगला माइका, ससुराल माइका वाला नहीं है ये, माइका अपने आप में एक सब्सटेंस है, ठीक है ना। तो माइका के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6। ओके। वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 80। कोई 81 बोल दे चलेगा, कोई 79 बोल दे चलेगा, कोई बोल दे 79.9 चलेगा। माइका में भी जैसे 6 लिखा है, कोई 5.9 बोल दे चल जाएगा, कोई 6.1 बोल दे चल जाएगा, लगभग इसके करीब करीब चल जाते हैं, सभी में ही चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर है? दुनिया में बहुत सारे मीडियम होते हैं, सबकी वैल्यू हमारे लिए प्रैक्टिकली याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप लोग कुछ एक खास हैं, स्पेशली इन तीनों को याद रखना, ठीक है ना। और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की भी तैयारी करना चाहते हैं तो ये भी याद रखना, काम देंगे आपको। समझ में आ रही है बात? स्पेशली सबसे ज्यादा यूज में आएंगे ये 3 आएंगे आपको, ठीक है। एयर के लिए 1, इंसुलेटर के लिए ग्रेटर देन 1, मेटल्स के लिए इनफाइनाइट। क्लियर? तो वही नोट में लिखा हुआ है, देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। नोट में वैल्यू लिखी हुई है, मैं फिर से बोल देता हूं। 11th में ये चीजें आप लोग पढ़ते हैं, 2 मासेस हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला ये होता है F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन r²। यहाँ पर कैपिटल G को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, याद होनी चाहिए आपको, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये 11th में याद कराई जाती है वैल्यू, है ना। तो ये लिख लो आप, 11th का पार्ट है, काम देगा अगले क्वेश्चन को समझने के लिए आपको, ठीक है ना। जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं, फोर्सेस जो होते हैं, सुन लो पहले फिर लिखाऊंगा। फोर्स 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और एक होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फिर से बोल रहा हूं मैं, कौन कौन से फोर्स होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स और एक होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। 2 टाइप के फोर्स होते हैं बेटा, फिर से बोल रहा हूं, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये होते क्या है ये समझ लें। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, दोज फोर्सेस विच डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेस। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं दैट डिपेंड्स ऑन पाथ। ये इट डज नॉट डिपेंड ऑन डिपेंड ऑन पाथ। अब ठीक है, मैंने लिख तो लिया, अच्छी बात है, फिर से बोल रहा हूं डेफिनेशन। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। सब लिखाऊंगा आपको, डोंट वरी, अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं, केवल सुनिए, ठीक है। ये कमियां हैं जो हमें दूर करना है। फिर से बोल रहा हूं, दोज फोर्सेस विच डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड दोज फोर्सेस विच डिपेंड ऑन पाथ इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नाम से उल्टा लग रहा है ना थोड़ा सा, है ना? हाँ है, उल्टा है। क्लियर। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से समझें। हमारे यहाँ जो लोग इस चैप्टर का टेस्ट नहीं देते ना, तो उन्हें पनिशमेंट दी जाती है। आपको मालूम है क्या पनिशमेंट दी जाती है? मैं बताता हूँ। जो लोग हमारे यहाँ इस चैप्टर का टेस्ट नहीं देंगे तो उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें पकड़कर रोड पर घसीटा जाता है।
घसीटा जाता है। और हम उन्हें दो ऑप्शन देते हैं कि कौन सी वाली रोड पे घिसटना पसंद करेंगे, डंबर वाली रोड पे घिसटना पसंद करेंगे या मार्बल वाली रोड पे घिसटना पसंद करेंगे। अच्छा, मार्बल वाली रोड पे घसीटा जाए, मतलब टेस्ट नहीं देंगे, क्या कमीने लोग हैं भगवान कसम है। ओके, तो मार्बल वाली रोड पे घिसटना पसंद करेंगे, डंबर वाली रोड पे घिसटना पसंद नहीं करेंगे। सही बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आपको घसीटा जा रहा है ना तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। और ये चीज़ पाथ पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है, क्योंकि डंबर वाली रोड पर ज़्यादा घिस जाएंगे हम लोग, मार्बल वाली रोड पर कम घिसेंगे। सही बोल रहा हूँ ना? तो ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स पाथ पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये कैसा फोर्स हुआ? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आई बात? तो फ्रिक्शन फोर्स इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्यों? क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। मार्बल वाली रोड होगी तो फ्रिक्शन कम लगेगा, स्मूथ रोड होगी, मार्बल वाली रोड होगी तो फ्रिक्शन कम लगेगा, और डंबर वाली रोड होगी तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। तो वो चीज पाथ पे डिपेंड कर रही है ना कहीं। तो इस वजह से फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स हुआ? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब बताओ, मान के चलो चूतिया बनती है पर काम बनता है। ये दो मक्खियां हैं। क्या है? मक्खियां। ये मक्खी लड़ रही हैं, ये लड़ रही हैं, तो क्या ये चीज पाथ पे डिपेंड कर रही है? नहीं कर रही ना, ये चीज पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये कैसा फोर्स हुआ? कंजर्वेटिव फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स। सिंपल, क्लियर है ना? जो चीज पाथ पे डिपेंड नहीं करती वो कंजर्वेटिव फोर्स। महसूस करो, दो चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या ये चीज पाथ पे डिपेंड कर रही है? नहीं कर रही है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो पाथ नहीं कर रहा है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो कौन सा फोर्स हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स, तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कौन सा फोर्स हुआ? कंजर्वेटिव फोर्स हुआ। भाषा समझ में आ रही है? भाषा समझ में आ रही है आपको? बोलो। ये जो पाम है मेरी हथेली, इसको अर्थ मान लिया, जमीन, और ये कोई एक ऑब्जेक्ट है? तो ग्रेविटी क्या करेगी? इसे अपनी तरफ खींचेगी। अगर मैं इस मार्कर को छोड़ देता हूं तो ग्रेविटी क्या कर रही है? इसे अपनी तरफ खींच रही है। तो ये है ना, एयर में ही तो फोर्स लग रहा है। तो क्या ये चीज पाथ पे डिपेंड कर रही है? पाथ पे डिपेंड कहां से कर रही है भैया? बोलो। ये चीज पाथ पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही। ये अर्थ है, ये इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये वापस नीचे आ रहा है, तो एयर में ही तो आ रहा है नीचे। बोलो भैया। टकराने के बाद क्या स्थिति हो रही है वो एक अलग मैटर है, लेकिन ग्रेविटेशन की वजह से जब ये नीचे आ रहा है तो क्या ये चीज पाथ पे डिपेंड कर रही है? नहीं कर रही। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स हुआ? कंजर्वेटिव फोर्स हुआ या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हुआ? ये वाला फोर्स हुआ या ये वाला फोर्स हुआ? ये वाला फोर्स हुआ, है ना? समझ में आ रही बात? यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे फोर्स होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। समझ में आ रही बात? कंजर्वेटिव फोर्स क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते। बात समझ में आई? समझ में आ गया? कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, है ना? क्लियर है? तो कंजर्वेटिव फोर्स अगर किसी ने बोला कि भैया क्या होते हैं, तो हम उसे बोलेंगे द फोर्सेस व्हिच डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसका एग्जांपल क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। दूसरे होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। दोज फोर्सेस व्हिच डिपेंड ऑन पाथ इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसका एग्जांपल क्या हो गया? फ्रिक्शन फोर्स। समझ में आ रही है मेरी बात? तो फटाफट जल्दी से इसे, है ना, समझ गए ना आप सब लोग? आगे बढ़ो। एक बात बताओ, सपोज करिए मैं आप लोगों को एक सैलरी ऑफर करना चाहता हूं, ठीक है? मैं आपको एक सैलरी ऑफर करना चाहता हूं, तो आप कौन सी सैलरी लेना पसंद करेंगे? ठीक है, पहला ऑप्शन, आपकी जो सैलरी है दैट इज 9 × 10⁹ 9 लाख रुपीज पर मंथ, ठीक है? और ये दूसरी सैलरी है आपकी, ये जो दूसरा ऑप्शन है दैट इज 6.67 × 10⁻11 लाख रुपीज पर मंथ। तो आप कौन सी वाली सैलरी लेना पसंद करेंगे? ये वाली या ये वाली? ये या ये वाली सैलरी लेना पसंद करेंगे? ये वाली नहीं लोगे?
जेवाई लोगे, अजीत जेवाई ले वो नहीं कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, उसमें क्या है। ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं ये वाली सैलरी लेंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं ये वाली सैलरी लेंगे। मैं थोड़े नंबर छोटे करता हूँ, ज़्यादा ही बड़े नंबर है, मैंने नंबर ही समझ में ना आ रहे, सैलरी तो बहुत बाद की बात है। सही बोल रहा हूँ ना मैं वो मालूम है, समझ गया मैं, छोटा कर देता हूँ। लो 9 × 10 की पावर 2 लाख रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको सैलरी देता हूँ, ऐसे समझो 9 × 10 की पावर -2 लाख रुपीज़ पर मंथ। अब बताओ कौन सी लोगे? जेवाई लोगे, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ 10 का स्क्वायर यानी 100, 100 का 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 900 लाख रुपीज़ पर मंथ हो गया। 9 × 10 की पावर 2 का मतलब यही तो हुआ, और 9 × 10 टू दी पावर -2 का मतलब क्या हुआ? देखो 9 10 की पावर -2 है, जब नीचे ले जाऊंगा तो 10 की पावर 2 नीचे आगे प्लस के आ जाएंगे, तो 10 का स्क्वायर का मतलब हो गया 100, तो 9/100 करूंगा, 9/100 लाख रुपीज़ पर मंथ। तो कौन सी सैलरी ज़्यादा हुई? ये वाली ज़्यादा हुई है, ये वाली ज़्यादा हुई? ये वाली ज़्यादा हुई ना। समझ में आई बात? ये बात समझ में आ रही है कि ना नहीं आ रही? दही के बाद ही क्वेश्चन समझ में आवेगा, नहीं तो बम्पर हिट सो जाओ। आ रही है समझ में? तो ये ज़्यादा है, ये कम है, क्योंकि यहाँ पावर माइनस में है। पावर माइनस में होगी तो ये वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यस और नो? यस और नो? बात समझ में आई? चलो तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब मैं आपको समझाता हूं अगला क्वेश्चन। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पट्टन ने मोते यूं कहिए कि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी बताऊं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी बताऊं। तो सब लोग गौर से देखिएगा, ध्यान से। यहां पर मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, और यहां मैं बात कर रहा हूं ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में मैं ये जानता हूं F = 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। ये मैंने पढ़ा है, यस और नो? बोलो भैया। और ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों को 11th में पढ़ाया गया था, F = Gm1m2/r²। ठीक है भैया, क्लियर? ओके, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है। जो मैं लिख रहा हूं आपको साफ नजर आ रहा है ना बोर्ड पे कि नहीं आ रहा? आ रहा है। मैं ये जानता हूं, मुझे पढ़ाया गया था कि 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है दैट इज 9 × 10⁹ Q1 Q2/k/r²। यहां पर मैं ये जानता हूं कि कैपिटल G की जो वैल्यू होती है दैट इज 6.67 × 10⁻11 m1 m2/r²। सोच समझ के जवाब देना, गधों की तरह रिएक्ट मत करना। यहां से काफी सारे पॉइंट हमको हासिल होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ये आ रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स में ये आ रहा है। कौन बड़ा है इन दोनों में? कौन बड़ा है? ये बड़ा है, ये बड़ा है ना। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। गॉट इट? समझ में आई बात? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो क्यों बोला है, बात समझ में आ गई? क्लियर? दूसरी बात, चाहे ये फोर्स हो चाहे ये फोर्स हो, इस फोर्स में भी ये स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये फोर्स भी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि बोथ द फोर्सेस ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। बोथ द फोर्सेस ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ, या ऐसे भी बोल सकते हो, बोथ द फोर्सेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। एक ही बात है, क्लियर है? ओके, बोथ द फोर्सेस ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब ये होता है कि ये जो फोर्स है वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो बोथ द फोर्सेस ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, चार्जेस के, ये चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, तो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है, बताया था अभी, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, तो वो भी कैसा फोर्स हुआ? कंजर्वेटिव फोर्स हुआ। यानी चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, बोथ द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्यों बोल रहा हूं कंजर्वेटिव फोर्सेस? समझ में आ रही है? क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, एक और पॉइंट, ये पॉइंट आपको याद ही करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों ही फोर्सेस जो होते हैं वो वैक्यूम में भी एक्टिव होते हैं।
यानी जहां पर हवा भी नहीं, वैक्यूम समझते हो, जहां एयर भी ना हो उसे हम लोग बोलते हैं वैक्यूम, राइट। तो ये फोर्सेस जो है साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा है इस बात को कि वैक्यूम में अगर दो चार्ज रख दिए जाएं तो उनके बीच में ये फोर्स लगता है और ये वाला भी लगता है, इसलिए बोला गया है बोथ द फोर्सेस आर एक्टिव इन द वैक्यूम ऑल्सो। ये बात मैं आपको ओरली नहीं समझा सकता, ये बात एक्सपेरिमेंटल प्रूव है, आपको याद रखनी पड़ेगी। क्लियर? तो ये दोनों ही फोर्सेस, बोथ द फोर्सेस आर एक्टिव इन द वैक्यूम ऑल्सो। जो पॉइंट बोला समझ में आया? ठीक है, अगली बात, ये वाला जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है ये मीडियम पे डिपेंड करता है क्योंकि इसमें के आ रहा है। क्लियर? यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। क्लियर? यानी मीडियम अगर बदलता जाएगा तो के की वैल्यू बदल जाएगी और के बदलती जाएगी तो फोर्स भी बदलता जाएगा। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम। क्लियर? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में इस टाइप की कोई चीज आ रही है क्या, के टाइप की? यानी ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। बात समझ में आई? क्लियर? अच्छा, एक और बात, दो चार्जेस हैं, मान के चलो एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो सेंटर की तरफ ही तो आ रहे हैं, सेंटर की तरफ ही तो आ रहे हैं। और मान के चलो अगर सेम चार्ज भी होते तो रिपेल करते, तो सेंटर के रिस्पेक्ट में ये एक दूसरे से दूर दूर जाते। क्लियर है? अपोजिट चार्जेस है तो सेंटर की तरफ आते। इसी तरीके से दो मासेस हैं m1 m2, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये वाले जो फोर्सेज होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज जो होते हैं, वो अट्रैक्टिव नेचर के भी होते हैं और रिपल्सिव नेचर के भी होते हैं, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो केवल अट्रैक्टिव नेचर का होता है। आप देखो ये अर्थ है, ये है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये पेन नीचे आता है हमेशा, कभी ऊपर भी जा सकता है क्या? तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव नेचर के भी हो सकते हैं और रिपल्सिव नेचर के भी हो सकते हैं। समझ में आई बात? क्लियर? अच्छा, ये जो फोर्स है ऐसे आ रहे हैं, है ना। इसी तरीके से यहां पर भी जो फोर्स है अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, तो इसका मतलब ऐसे बोल सकता हूं कि दोनों ही फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस हैं। सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस का मतलब देखो, अपोजिट चार्ज है तो भी सेंटर की तरफ आ रहे हैं, सेम चार्ज होता तो सेंटर के रिस्पेक्ट में ही एक दूसरे से दूर जाते हैं, राइट? क्लियर है? तो इसलिए बोला गया कि दोनों ही फोर्सेस जो होते हैं वो सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। कैसे फोर्सेस होते हैं? सेंट्रल फोर्सेस। जो मैंने रामायण बोली आपको पल्ले पड़ी कुछ? एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, सारे पॉइंट ध्यान से सुन लीजिएगा। मुझसे कहा जा रहा है एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सिमिलैरिटीज की। सिमिलैरिटीज, बोथ द फोर्सेस ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्लियर है? समझ में आया पॉइंट? बोथ द फोर्सेस आर एक्टिव इन द वैक्यूम ऑल्सो। Both the forces are conservative forces. कंजर्वेटिव क्यों बोल रहा हूं, समझ में आ रही है बात? क्लियर है? उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी, है। अब बात आती है डिसिमिलैरिटी। डिसिमिलैरिटी की अगर मैं बात करूं तो डिसिमिलैरिटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम बट ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होते हैं वो अट्रैक्टिव नेचर के भी होते हैं और रिपल्सिव नेचर के भी होते हैं, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो केवल और केवल अट्रैक्टिव नेचर का होता है। क्लियर? और एक सिमिलैरिटी में बोल सकते हैं बोथ द फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस क्यों बोल रहा हूं, समझ में आ रही है बात? हाँ, सबको बात समझ में आई? तो फटाफट जल्दी से इसे पढ़ लो एक बार, सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो सभी लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बोल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्ब्स लॉ डिफाइन यूनिट चार्ज। यूनिट का मतलब समझते हो? यूनिट का मतलब होता है वन। किसी भी जगह वर्ड अगर यूनिट बोला जा रहा है तो उसका मतलब वन होता है। तो सुने भैया, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो भैया मैं ज्यादा पढ़ो लिखो नाने पर वो इतने मालूम है कूलम्ब्स लॉ को फॉर्मूला जी होता है F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, राइट? क्लियर? कूलम्ब्स लॉ यही तो है, आप यही तो करते थे कूलम्ब्स लॉ में। ऐसे दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस बना देते थे Q1 Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस आप लोग बोलते थे R है। यस और नो? बोलो भैया, सही जा रहा हूं मैं? ध्यान से देखिएगा सभी लोग।
डेफिनेशन बनाना सिखा रहा हूं, एक बार डेफिनेशन बनाना सीख गए ना तो कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। ओके, तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्ब्स लॉ डिफाइंड यूनिट चार्ज, चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, बोलो भैया, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज का मतलब 1 कूलम चार्ज का डेफिनेशन देना है, क्लियर। क्यू बराबर 1 लाना है हमें, क्या लाना है हमें, क्यू बराबर 1 लाना है। यूनिट चार्ज का मतलब 1 कूलम चार्ज, तो मुझे क्यू बराबर 1 लाना है। इस फॉर्मूले से मुझे कैसे भी करके सॉल्व करके क्यू बराबर 1 लाना है। तो ऐसा करने के लिए मैंने क्या किया, देखो मैंने लेट कर लिया, सबसे पहले तो मुझे क्यू चाहिए जबकि मेरे पास Q1 Q2 है, तो मैंने क्या किया, Q1 बराबर Q2 बराबर Q मान लिया। मैंने मान लिया Q1 की वैल्यू भी Q है, Q2 की वैल्यू भी Q है, तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ Q1 भी Q है, Q2 भी Q है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने ये मान लिया है कि दोनों चार्जेस सेम है, Q1 भी Q, Q2 भी Q, यस और नो, बोलो, बोथ द चार्जेस आर सेम, ठीक है। आपको बता दूं, किसी भी डेफिनेशन को बनाने के लिए हम चीजों को 1 1 1 मान लिया करते हैं। किसी भी डेफिनेशन को बनाने के लिए हम चीजों को 11th अगर पढ़ी होती तो ये बात आपको पता होती। 11th पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, कितने लोगों ने पढ़ी है 11th, रेज योर हैंड। ओके, कोई भी डेफिनेशन बनानी होती है तो हम चीजों को 1 1 1 मान लिया करते हैं। तो देखिए, आर बराबर 1 मीटर रख दिया। आर बराबर 1 मीटर का मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो चार्जेस रखे हैं वो कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। बोथ द चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, राइट। या कुछ लोग इसे ऐसे भी बोलते हैं, बोथ द चार्जेस आर यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। यूनिट डिस्टेंस अपार्ट मतलब 1 मीटर के डिस्टेंस पे है। क्लियर है इसने, यहाँ बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो यूनिट डिस्टेंस अपार्ट, यूनिट का मतलब ही होता है 1। ओके, और सुनो, बचा के बराबर भी 1 रख दिया। के बराबर 1 रख दिया, इसका मतलब ये चार्जेस कहां रखे हैं, इनके चारों तरफ मीडियम कौन है, एयर। इनके चारों तरफ मीडियम कौन है, एयर, क्योंकि के बराबर 1, के बराबर 1 किसके लिए होता है, एयर के लिए होता है। तो इसका मतलब ये पूरे दोनों चार्जेस वार्जेस कहां रखे हुए हैं, एयर में रखे हुए हैं, ठीक है। अब मैं ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में प्लेस कर रहा हूं, ठीक है। इससे पहले कि प्लेस करूं, आप थोड़ा साइड में इधर आ जाओ। आप मुझे एक सवाल बताओ छोटा सा, जैसे 3x बराबर y लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको 3x बराबर y। मेरे को कैसे भी सॉल्व करके अपना आंसर x बराबर 1 लाना है, x बराबर 1 लाना है। तो आप मुझे बता सकते हो y की जगह मैं ऐसा क्या रख दूं कि मेरा आंसर x बराबर 1 आ जाए। y की जगह क्या रख दूं, 2 रखूं कि 3 रखूं, 3 रखूंगा भैया, क्योंकि 3 ये नीचे आएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है ना, प्लस माइनस में थोड़ी है। शिवानी, बात समझ में आ रही है, क्लियर, ओके। जो मैंने अभी बोला ये समझ में आया आपको, हाँ। तो चलो फिर आ जाओ इधर। ये सारी वैल्यूज उठा के मैं इस फॉर्मूले में रख रहा हूं, तो गौर से देखिएगा। ये क्या है, 1/4πε0। आपने थोड़ी देर पहले कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, वहां पर 1/4πε0 की वैल्यू बताई थी आपको, अगर आपको याद हो तो। 9 × 10⁹ बोलो भैया, सही बोल रहा, इंटू Q1 Q है, Q2 भी Q है, तो Q × Q स्क्वायर कर दूं, बोलो भैया सही जा रहा हूं, डिवाइडेड बाय के की वैल्यू 1 है, इंटू आर की वैल्यू 1 है, और 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही आ जाएगा। बोलो, अब एक बात बता, नीचे 1 × 1 आया है तो क्या 1 लिखने की जरूरत है डिनोमिनेटर में, बोलो, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत है क्या, तो हटा दो, इसे हटा दो, है डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत तो नहीं है, तो ये मैंने हटा दिया। अब आप मुझे बताओ, ये टर्म मेरी आ गई, अब मैं f की जगह यहां पर ऐसा क्या लिख दूं कि मेरा आंसर q बराबर 1 आ जाए। ये इस टाइप का ही पैटर्न आ गया। तो मुझे दिख रहा है, अगर मैं f की जगह यहां पर 9 × 10⁹ न्यूटन रख देता हूं, तो देखो f की जगह मैंने यहाँ रख दिया 9 × 10⁹, ठीक है। ये रख दूंगा तो ये कट जाएंगे, तो 1 बराबर q स्क्वायर, स्क्वायर हटा दूंगा तो रूट आ जाएगा इस पर, तो √1 बराबर q, और 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है ना, तो ये आ गया q बराबर 1। समझ में आ रही है बात। तो q बराबर 1 लाने के लिए क्या करना पड़ा आपको,
ये काम करना पड़ा। ये क्या काम किया है आपने? आपने लिए हैं दो सेम चार्जेस, है ना, दो सेम चार्जेस, और आपने दो सेम चार्जेस को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है एयर में, 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है एयर में, बोलो, है ना। और चूंकि दोनों चार्जेस सेम है तो फोर्स कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये जो फोर्स लग रहा है ना 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, ये रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो सुने, ये मैंने बनाना सिखाई है आपको डेफिनेशन, समझ में आ रही है बात? टिपिकल है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको इस पे, समझे मेरी बात को, है ना। कैसे डेफिनेशन बोलेंगे? इसका मतलब क्या है? व्हेन टू सेम स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, क्लियर? व्हेन टू सेम स्टैटिक पॉइंट चार्जेस which are placed at a distance of 1 meter in air or vacuum। अगर दो सेम, फिर से देखो इधर, अगर दो सेम स्टैटिक पॉइंट चार्जेस को एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे एयर या वैक्यूम में रखा जाता है, तब अगर इन दोनों के बीच लगने वाला रिपल्सिव फोर्स 9 × 10⁹ न्यूटन हो तो हर एक चार्ज यूनिट चार्ज होगा। डेफिनेशन पल्ले पड़ी? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लिसन। व्हेन टू सेम स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, क्या है ये? बोलो जरा, एक एक करके बोलो, ये क्या है? सेम स्टैटिक पॉइंट चार्जेस। क्या है ये? सेम स्टैटिक पॉइंट चार्जेस। कितने डिस्टेंस पे रखे हैं? या तो 1 मीटर के डिस्टेंस पे बोल दो, या फिर बोल दो यूनिट डिस्टेंस अपार्ट रखे हुए हैं। समझ में आ रही बात? कहां रखे हुए हैं? k = 1 का मतलब कहां रखे हुए हैं? एयर में रखे हुए हैं। और जब ऐसे रखे हुए हैं तो उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है? तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का। और जब ऐसा होता है तो हर एक चार्ज यूनिट चार्ज होता है। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, 2 से 3 बार बोलूंगा, उसके बाद आपसे सुन भी लूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। When two same static point charges which are placed at unit distance apart in air or vacuum, फिर से, when two same static point charges which are placed at unit distance apart in air or vacuum, then if the repulsive force acting between them is 9 × 10⁹ Newton, then each charge is called unit charge। नहीं ये बात समझ में? क्लियर? ओके, फिर से बोल रहा हूं, when two same static point charges which are placed at a distance of 1 meter in air or vacuum, then if the repulsive force acting between them is 9 × 10⁹ Newton, then each charge is called a unit charge। Hope you understand। समझ में आ रही बात? मोहित चवन्नी भर की उम्मीद ना ने, जैसा आए चाहे नहीं है मुंह मतलब ना ने, लेकिन मैंने जो भाषा बोली है वो लिखना आना चाहिए आपको। बात समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? तो जल्दी से फटाफट इस डेफिनेशन को पढ़ो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना? ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइज। जय हिंद।